हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हमने अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी, इसमें हम 9th और 10th के पूरे मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये कवर होने के बाद हमने आपसे बोला था कि उसके बाद हम आर डी शर्मा के और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेके आएंगे, जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपका कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स में 9th और 10th का ऐसा नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, जो आपको समझ में ना आए। तो इसको पूरे अच्छे से पढ़ना। हम यहाँ उसी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं जिस शिद्दत से पेड बैच में पढ़ाया जाता है। ठीक है, या फिर ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंशियल वे में चल रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं पहले, है ना। वो थोड़ा बोरिंग पार्ट था पार्ट 1। उसमें हमने आपको डिविजिबिलिटी वगैरह बताई थी कि कैसे कैसे होता है, कब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसको कैसे, दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हमने देखा था। आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसी से हमको एचसीएफ निकालने को बोला जाता है, उसी से हमको एलसीएम निकालने को बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन रखा है, ना एलसीएम का रखा ना एचसीएफ का रखा, सीधा सीधा प्राइम फैक्टर का रख लिया। सबको प्राइम फैक्टर करना आता होगा। प्राइम फैक्टर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और वो जो हमारा वो जो होता है प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एक यूनिक होता है, अगर हम उसके ऑर्डर को छोड़ दें। पिछली बार भी हमने बताया था, एक छोटे से नंबर से समझते हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 18, है ना। अब इस 18 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ, प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं, पहले प्राइम फैक्टर करते हैं कि इस नंबर को किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करो, है ना। तो अब हम बड़े से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा सबसे छोटे नंबर से ही करना है, लेकिन जनरली हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर, और 2 से ये हो भी जाएगा। करने को आप 3 से कर लो क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन चलो 2 से करते हैं। 2 से हमने किया, कितने पे हुआ, 9 पे। अब फिर से इसको एक प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2 से तो होगा नहीं, 2 से नहीं होगा तो अब 3 से करेंगे। 3 से किया, 3 3 जार, अब जो 3 है वो फिर 3 से होगा, यहाँ 1 आ गया। तो 18 के जो प्राइम फैक्टर आ गए हमारे, वो आ गए 2 × 3 × 3। ठीक है, अब ये जो प्राइम फैक्टर का एक कॉम्बिनेशन है ना, ये 18 के लिए यूनिक है, इस जैसा किसी और नंबर का नहीं हो सकता। इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। ऑर्डर चेंज का मतलब है आप इसको ऐसे लिख लो, 3 × 2 × 3। ठीक है, तो ये बस इसमें ये है कि प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर के लिए यूनिक होते हैं, है ना। वही प्राइम फैक्टर हमको यहाँ पे करना है। देखो ये छोटा नंबर था, ये वाले नंबर बड़े हैं, सिर्फ इतना ही अंतर है। चलिए करके देखते हैं इसका। सबसे पहले देखो ये रहा हमारा, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। अब देखो लास्ट में 0 आ रहा है, हम क्या करेंगे, यहीं पे जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे वो हमने बहुत फास्ट पढ़े थे, क्योंकि वो आपको पहले से आते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पहले से कर रखे हैं, तो हमने सिर्फ उनका रिविजन करवाया था। लेकिन अब हम इतने सारे प्राइम फैक्टर इस चैप्टर में करने वाले हैं कि एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, बार बार प्राइम फैक्टर करेंगे, उसमें ही मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल सारे के सारे यहीं पे करा दूंगा साथ के साथ। ठीक है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देखो, सबसे पहले हमको देखना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पे तो लास्ट में 0 साफ साफ दिख रहा है ना, इसका मतलब ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं 2 से, और 2 एक प्राइम नंबर भी है तो 2 से हम कर सकते हैं। 2 2 = 4, 15 हो गया। 2 7 = 14, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 12, 2 छक्का 12 और 0। ठीक है, अब फिर से देखो 0 आ रहा लास्ट में अभी, तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 0। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, 2 से कर लो। 2 6 = 12, 2 6 = 12, 1 19 हो गया। 2 नाम 18, 1 12, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखो क्या ये अब फिर से 2 से होगा, अब तो 2 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ना तो इवन नंबर है ना, और ना ही हमारा 0 है लास्ट में। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम देखेंगे कि अगले नंबर से 3 से हो जाएगा क्या। तो 3 से करने का मैंने क्या बताया था कि सबको 1 बाय 1 देखो, जो जो 3 से डिवाइड, मतलब इंडिविजुअल डिजिट को देखो, वो डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो सकती हैं तो उनको वहीं छोड़ दो। ठीक है, और अगर नहीं हो रही है डिवाइड तो उसमें अगले डिजिट को ऐड करो, और अगर फिर 3 से डिवाइड हो गया तो उसको वहीं छोड़ दो। ऐसे हम चेक कर लेते थे। देखो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 1 और 5 मिलकर 6 बना रहे तो ये भी हो जाएगा, इसका मतलब 3 से तो डिवाइड हो जाएगा ये। वैसे प्रॉपरली हम कैसे करते थे कि सारी डिजिट्स का सम करते थे, उसका सम निकाल के देखते थे, फिर देखते थे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, और अगर वो बहुत बड़ा आ गया तो फिर से उसमें भी डिजिट्स का सम करते थे हम। लेकिन हमने यहाँ देखा कि हम इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 से हो रहा है डिवाइड ये, तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6। ठीक है, ये छोटा है 0, 3 5 =
उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं फिर से। अब ये देखो फिर से 3 से होगा क्या, 3 तो हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये भी हो जाएगा पूरा पूरा 3 से। तो हमने 3 से फिर कर दिया, 3 सत्ते 21, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 10, 3 3 9, 1 3 5 15, है ना। अब देखो फिर से 3 से हो पाएगा क्या, 3 तो हो ही जाएगा, छोड़ दो इसको, 7 और 7 14 और 5 19, क्या 19 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब 3 से नहीं होगा। लास्ट में 5 आ रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 5 एकम 5, 2 27, 5 पंजे 25, 2 23, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, हो गया 5 से। अब देखो अब ये 3 से तो हुआ ही नहीं था ना, तो 3 से तो अब भी नहीं होगा। अब ये 5 से हमने करा, अब क्या 5 से होगा, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है ना। तो अब या तो यहाँ पे 0 है ना तो यहाँ पे 5 है, तो अब 5 से तो होने से रहा, 3 से भी नहीं होगा, देख लो 5 और 1 6, ये तो हो गया 3 से, 7 4 11, 11 तो होता ही नहीं है 3 से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे नंबर से देखते हैं, 5 के अलावा हम 7 से देखते हैं, क्या ये 7 से हो पाएगा, हाँ 7 से हो जाएगा। 7 का मैंने बोला था कि कोई डिविजिबिलिटी रूल कुछ खास नहीं होता, आप उसको करके देख लिया करो 7 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से करोगे तो उतना ही टाइम उसमें भी लग जाएगा, बल्कि और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 1 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 एकम 7, हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये क्या फिर से 7 से हो रहा है, दो ये 7 से करेंगे, 7 या 21, 1 11 बचेगा, 7 से तो नहीं हो रहा है ना, ये आपको देखना आता है, मैं बस इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ यहाँ पे। 7 से नहीं हो रहा ना, तो 7 से नहीं हो रहा, तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, हम इसको 11 से देखते हैं। 11 दूनी 22 और बचा 1, नहीं हो रहा, रिमाइंडर 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो 11 से अगला प्राइम नंबर क्या है, 13 है, 13 से करके देखो, 13 1 जा 13, बचा कितना 9, 9 के साथ 1 आया 91, 13 7 जा 91, हो गया 13 से, ठीक है। तो हमने 13 से किया, 13 से कितनी बार होगा, 13 1 जा 13, बचा कितना 9, 9 और 1 19, 13 7 जा 91। अब 17 तो अपने आप में खुद प्राइम नंबर है, तो 17 तो 17 से ही होगा, 17 तो 17 से ही होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए। तो इसके प्राइम फैक्टर को हम कैसे लिखेंगे पावर्स में, 1 2 3, 3 बार तो 2 है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2। उसके बाद 5 एक ही बार है, हमने लिख दिया इंटू में 5। उसके बाद इंटू में 7 एक बार है, 7 लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारा, 7 के बाद 13 है, और 13 के बाद फिर 17 है। तो ये इसके क्या आ गए, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है ना। ये हमारे क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अभी ऐसे ही लिख करके हम अभी एचसीएफ और एलसीएम में निकालना सीखेंगे, आज ही इसी क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। चले अब इसका देखते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। अब देखो हम फिर से डिविजिबिलिटी रूल बार बार करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आ जाएंगे। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, इसलिए 2 से चेक कर रहे हैं, 2 से तो नहीं होगा, ना तो लास्ट में 0 है ना तो इवन नंबर है। क्या 3 से होगा, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 3 हटा दो, क्योंकि 3 तो होता ही है 3 से, 9 भी होता है, और ये 15 है, ये भी हो जाएगा, मतलब 5 और 1 16 है, तो ये भी हो जाएगा। बचा 1 तो नहीं होता ना 3 से, इसका मतलब 3 से तो नहीं होने वाला है, ठीक है। 5 से हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा या तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, सिर्फ उसी केस में पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 5 से करना स्टार्ट किया। 5 दूनी 10, 39, 5 सत्ते 35, 4 41, 5 अट्ठे 40, 1 5 दिया 15, ठीक है। आप अगर किसी को डिवीजन कमजोर हो तो वो अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं, वैसे तो आप 10th क्लास में हो तो इतना कमजोर तो होने से रहा, ठीक है। अब देखो अब ये 5 से तो नहीं होने वाला, क्या आपको लग रहा है 5 से होगा, ना तो 0 है और ना ही यहाँ पे क्या है, ना ही यहाँ पे हमारा 5 है, ठीक है। अब 3 से तो पहले ही नहीं हुआ, तो अब तो कैसे ही होगा 3 से। बाकी अगर चेक करना है तो फिर भी कर लो, 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 बच गया, 8 तो होता ही नहीं है 3 से। और वैसे भी हमने ये देखा कि शुरुआत में जब ये 3 से नहीं हो रहा था, तो अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये 3 से हो जाएगा, होगा नहीं ना, पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं हो रहा, अब हम 7 से चेक करते हैं। 7 या 21, 6 68, 7 नाम 63, 63 और 5 53, नहीं हो रहा 7 से ये, ठीक है। तो 7 से अगले नंबर से आओ। 7 से अगला प्राइम क्या होता है, सीधा 11 होता है। 11 से चेक करते हैं। 11 दूनी 22, 5 बचा 58 हो गया, 11 पंजे 55, 3 बचा, हाँ 11 से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी चलो देख लेते हैं साथ के साथ। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, यही नंबर देख लेना है 2783, इसमें ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालो, ठीक है। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम, इसका और इसका सम कितना आया बेटा, इसका और इसका सम आया 10। फिर उसके बाद इसका और इसका सम कितना आया, ये भी आया 10। अब ये जो ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम आया है, इनका जब आप डिफरेंस देखोगे तो या तो वो डिफरेंस 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ गई बात।
ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालो, निकाल लिया ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम। उसके बाद जो सम आया है हमारा उसका डिफरेंस देखो, अगर वो डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो हमारा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10 आया और ये 10 आया, 10 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 और 10 का डिफरेंस आएगा 0, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, कल हमने शायद जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इसको स्किप कर दिया था, अब हमारा हो चुका है। ऐसे ही हम सारे डिविजिबिलिटी रूल साथ के साथ कर लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अब हम इसको 11 से करते हैं, हमको पक्का पता है 11 से हो जाएगा। 11 2 जार 22, बचा कितना 5, 58 हो गया। 11 5 जार 55, बचा 3, 3 और 3 33 हो गया। 11 3 जार, ठीक है। अब देखो, अब फिर से 11 से चेक करना है तो निकालो ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम। 3 और 2 5 हो गया। अब और तो कोई डिजिट सिर्फ एक ही है, इसका तो सम किसके साथ निकालो, किसी के नहीं। तो 5 का 5 से अगर आप सब्ट्रैक्शन निकालोगे तो 0 आएगा। एक बार अलग से भी करके देख लो, अच्छे से समझ लो। हमने लिखा 2 5 3, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम देखा हमने, कितना आया 5। अब बीच में तो एक ही डिजिट बची है, अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होती तो इसका उसके साथ सम निकालते, लेकिन अभी तो सिर्फ यही डिजिट बची है। तो 5 का 5 से सब्ट्रैक्शन करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो 0 आएगा। और मैंने क्या बोला था, अगर ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस 0 आ गया या फिर 11 का मल्टीपल आ गया तो उस केस में ये पूरा नंबर डिविजिबल होता है 11 से। तो मतलब 11 से हो जाएगा, अब हम श्योर हैं बिल्कुल। तो 11 से करते हैं। 11 2 जार 22, बचा 3 33 हो गया। 11 3 जार 33। अब 23 क्या होता है हमारा, 23 तो प्राइम नंबर होता है, ये तो किसी से डिवाइड होने से रहा, अपने आप से ही होगा, है ना। 23 1 जार 23, ठीक है। तो अब देखो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर आ गए हमारे 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर आ गए। समझ में आ गई बात इतनी, प्राइम फैक्टर करना समझ आया, आगे चलते हैं। चलिए, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना पहले, अगर हमें कभी भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए होती है, नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस की तरफ हमें 0 चाहिए होती है, तो एक कंडीशन होती है कि वहाँ पर 5 और 2 का एक पेयर जरूरी है। जितने हमारे पास 5 और 2 के पेयर होंगे उतनी ही हमारे पास किसी भी नंबर में 0 बनती हैं। आप देखो चेक करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 100 लिखा, कितनी 0 है इसमें, 2 0 आई है। तो यहाँ पे जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हमको कंफर्म है कि यहाँ पे 2 5 आएंगे और 2 2 आएंगे, चाहे करके देख लो। प्राइम फैक्टर करते हैं इसके हम, सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 से कितनी बार होगा, 50 टाइम्स होगा। फिर से 2 से करते हैं, 2 से 25 टाइम्स होगा। फिर किससे करते हैं हम, 5 से करते हैं। 5 5 जार 25 और 5 5 जार 1। देखो प्राइम फैक्टर में 2 बार 2 आया, 2 बार 5 आया, इसीलिए यहाँ पे 2 0 आई हैं। अगर मतलब बिना 5 और बिना 2 के 0 बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलता कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको गिवन है, मान लो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3, ऐसे गिवन है। अब हम ये पूछें अगर कि जब हम इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे लास्ट में कितने 0 हमको मिलेंगे। आपको देखना है कि 2 तो 5 बार है, लेकिन 5 तो 3 ही बार है ना। तो जो एक्स्ट्रा 2 है, 2 बार जो एक्स्ट्रा 2 है वो तो बेकार हो गया, क्योंकि वो तो 5 है ही नहीं, वो किसके साथ मिलकर 0 बनाएगा। तो यहाँ से 3 2 मिल जाएंगे और यहाँ से 5 बार 3 5 बार मिल जाएगा। कितनी 0 मिल जाएंगी हमें, 3 0 मिल जाएंगी इसके लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई और मैं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। तो इसको तो हमें अभी देखना नहीं है, हमें ये देखना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बाद में कितनी 0 हमको मिलेंगी। तो हम यहाँ से देखते हैं, 2 की पावर कितनी है 3 और 5 की पावर 2 है। अब एक बात बताओ, 2 की पावर तो 3 है लेकिन 5 तो 2 ही बार है ना, ठीक है। तो 2 इंटू 5 के कितने पेयर बने हमारे पास, यहाँ से 2 ले लो 2 बार, यहाँ से 5 ले लो 2 बार, तो 2 पेयर बन गए ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो इसके लास्ट में कितनी 0 आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी इसके लास्ट में, ठीक है। इसका मतलब हमने ये देख लिया कि एक 0 अगर हमको लास्ट में चाहिए तो 5 इंटू 2 का एक पेयर चाहिए। 2 0 चाहिए तो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 हमको 2 पेयर चाहिए 5 इंटू 2 के, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने हमको बोला कि 4 की पावर n है ना। अगर मैं 4 के प्राइम फैक्टर करूं तो आप कर सकते हैं क्या 4 के प्राइम फैक्टर, बहुत आसान है। सबसे पहले 2 से कर लो, 2 2 ज़ा 4,
फिर 2 तो 2 से ही जाएगा 1, तो प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 2 आ गए इसके प्राइम फैक्टर, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर n लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, आपको एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखा है, 9th में ही पढ़ा है, 7th में ही पढ़ा है, 8th में ही पढ़ा है। एक्सपोनेंट का एक रूल होता है, a की पावर n की पावर m अगर है तो वो क्या हो जाता है, a की पावर nm हो जाता है ना। आपस में मल्टीप्लाई होती है पावर्स, तो इनको भी मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, ठीक है ना। अब देखो 2 यहाँ पे प्राइम है, इसका मतलब 4 के हमने प्राइम फैक्टर करके देख लिए। जब हमने 4 के प्राइम फैक्टर करे तो हमको पता चला कि इसमें तो सिर्फ 2 आता है प्राइम फैक्टर में, 5 तो आता ही नहीं है ना। जब 5 नहीं आता, सिर्फ 2 आता है, तो क्या इसके 0 बनना पॉसिबल है? 0 तो बनेगा ही नहीं ना। 0 बनने के लिए क्या कंडीशन थी, 2 और 5 का पेयर होना चाहिए जरूर, जितने पेयर होंगे उतनी ही 0 बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2n आया, तो हम यहाँ लिख देंगे देयर इज नो 5 in the prime factors of 4 की पावर n, so it will not end with the digit 0 for any value ऑफ n, है ना। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी डालते रहो, n की वैल्यू जो आपका मन करे आप डाल लो यहाँ पे n की वैल्यू, है ना। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, पावर बढ़ती रहेगी, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, जब यहाँ पे 5 है ही नहीं तो इसका मतलब 0 तो कभी नहीं बनेगा ना। तो हमको ये स्टेटमेंट, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमको पहले इसका ऐसे करके दिखाना है प्राइम फैक्टर, उसके बाद पूरा ये हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आपने अच्छे से किया है। 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Show that 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो 0 के लिए तो हमने आपको बताया क्या क्या होना चाहिए, 5 और 2 का एक हमारे पास पेयर जरूर होना चाहिए अगर हमारे डिजिट को इसको 0 के साथ एंड करना है तो। और अगर आपको 5 चाहिए लास्ट में तो भी हमको 5 तो चाहिए ही चाहिए प्राइम फैक्टर में, है ना। प्राइम फैक्टर में अगर 5 नहीं आएगा, 5 के मल्टीपल है ही नहीं, तो लास्ट में 5 कैसे आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कि 12 की पावर n। अब आप 12 के प्राइम फैक्टर कर लो पहले। 12 के प्राइम फैक्टर देखो, हम करने को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, थोड़े दिन बाद आपको इसको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा, ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 12 को हम कैसे करेंगे, 2 से करते हैं 6 पे, 2 से करते हैं 3 पे, और 3 से करते हैं 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ पे तो पावर ये n है। अब इसको जब आगे लिखोगे तो ये n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये n इसकी पावर 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। क्या यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर में 12 की पावर n के प्राइम फैक्टर में आपको कहीं भी 5 नजर आया, या तो 5 इंटू मतलब 5 तो है ही नहीं, तो 5 इंटू 2 का पेयर तो बनने से रहा। जब 5 ही नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे वही स्टेटमेंट, देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n, सो इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5, ठीक है। इसमें भी लिख देता हूं, चलो मैं, देयर इज नो 5 इन द, या फिर ऐसे लिख लो, देयर इज नो मल्टीपल of 5 in the no powers of 5 in the prime factorization ये स्टेटमेंट हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये आपको मैं 1-2 बार शुरुआत में लिख के दिखा रहा हूँ, फिर बार बार यही रिपीट होती रहेंगी। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n, सो it will never end with the digit 0 और 5, ठीक है। क्योंकि अगर 0 भी आना था तो 5 तो जरूरी था ना, 2 तो जरूरी था ही था, 2 हमको यहाँ मिल भी गया तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 तो नहीं मिला ना, और 5 नहीं मिला तो एंड 5 से भी नहीं होगा वो। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारे मतलब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे हो जाएगा, एक बार बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है हमको ये।
एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इतने आर कंपोजिट नंबर्स। अब देखो मैंने आपको उस दिन सबसे पहली क्लास में यही बताया था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो तरह के होते हैं। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते थे भाई? प्राइम नंबर ये होते थे कि जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन से दो फैक्टर? एक तो 1 और एक वो खुद, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते थे? कंपोजिट नंबर होते थे जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, और यहाँ पे ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 और वो नंबर खुद, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनको हमसे बोला है कि प्रूव करो कि ये जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर हम इनके फैक्टर दिखा दें, अगर हम 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दें तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं पहला वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मैंने बोला हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं इस वाले पार्ट से, और इससे 13 कॉमन आउट ले लेते हैं। तो हमने 13 कॉमन आउट ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 1, ये बच गया। तो 13 इंटू 11 7 जार 77 और 1 78 आ गया। अब देखो होने को तो यहीं से हमको पता चल गया कि इस नंबर का एक फैक्टर तो 1 है ही है, 1 तो हम लिख ही सकते हैं, एक 13 फैक्टर हो गया, एक 78 फैक्टर हो गया, है ना। तो यहीं से कंपोजिट हो गया। लेकिन चलो अभी हम एक काम करते हैं, 78 का और हम फैक्टर करके लिख लेते हैं। 78 के भी 78 के प्राइम फैक्टर कर लो। 78 के प्राइम फैक्टर करोगे तो कितने से होगा? सबसे पहले 2 से। 2 3 जार 6 18 2 9 जार। अब ये कितने से होगा? 3 से। वही डिविजिबिलिटी रूल देखो, 3 भी हो जाएगा 9 भी हो जाएगा, तो 3 से करो। 3 1 जार 3 3 जार। 13 तो प्राइम नंबर होता है, सब जानते हैं 13 प्राइम नंबर होता है। तो हमने यहाँ से किया 13 1 जार 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 13। अब एक 13 यहाँ पहले से था तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1 इंटू 13 की पावर 2 इंटू, अच्छा 78 हटाना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब हमको हमने 78 की जगह ही तो ये लिखा है ना, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 1 इंटू 13 की पावर 2, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, इंटू 2 इंटू 3। बस अब हमको नीचे स्टेटमेंट लिखना सीधा सीधा। वी कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स फॉर द गिवन नंबर, दैट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इतना लिखना है सिर्फ, ठीक है। क्या लिखना है? वी कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स फॉर द गिवन नंबर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। हो जाएगा प्रूव आराम से। आगे देख लो दूसरा वाला। दूसरे में भी सेम करना है। दूसरे में देखो क्या लिखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हम यहाँ से 5 कॉमन आउट ले लेते हैं। हमने 5 कॉमन आउट ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 1 बचा यहाँ पे इस वाले 5 की जगह। कॉमन लेना तो आता होगा सबको, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखते हैं 5। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि हमको थोड़ा इजी पड़े। अगर यहाँ पे कहीं 5 होता तो मैं सबसे पहले 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेता, क्योंकि वो 10 बन जाता, और 10 का मल्टीप्लाई किसी में भी करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अभी तो इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 में कर लो इसका 7 चंक 42, चलो कर लेते हैं इसका 42, 7 चंक 42, 42 में 2 का किया तो कितना आ गया? 84। ये हो गया, ये हो गया। 84 में 12 का कर लो, 12 36, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 12 8 96 और 4 100। ये आ गया हमारा 1008 आ गया प्लस 1, ठीक है। तो 5 इंटू 1009 आ गया हमारा। अब देखो अगर आपको इसके फैक्टर नहीं भी करने हैं तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो इसका फैक्टर है ही है, 1 तो हम यहाँ लिख ही सकते हैं। तो इसका एक फैक्टर तो 1 हो गया, और इसका एक फैक्टर 1009 हो गया, और इसका एक फैक्टर 5 हो गया। तो इसके कितने फैक्टर हो गए ओवरऑल? 3 फैक्टर तो हमने दिखाई दिए। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। और फैक्टर क्या होते हैं? फिर से बता रहा हूँ, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 15, तो 15 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 15 को 1 डिवाइड कर सकता है, 15 को 3 डिवाइड कर सकता है, 15 को 5 कर सकता है, 15 को 15 कर सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। ध्यान देना, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर होता है।
है ना, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर होता है। प्राइम फैक्टर में आप यहाँ पे ये 15 नहीं ले सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं, लेकिन ऑल फैक्टर्स में आप 15 ले सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हमारे दोनों हो गए। चलो आगे चलते हैं। 6 नंबर, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो होमवर्क में कर लेना। चलो फटाफट कर लेते हैं। अब हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। 6 की पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या हमको यहाँ पे कोई भी 5 के मल्टीपल्स मिले? 5 का मल्टीपल तो कोई यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे there is no power of 5 in the prime factorization of 6, so it will never end with the digit 0, डिजिट के साथ ही बोला ना, with the digit 0 for any natural number n। n की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट करते रहो, कभी भी 0 नहीं बनने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैन द नंबर 15 की पावर n n बीइंग अ रैशनल नंबर, n कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ये 0 के साथ एंड होगा क्या? इसमें भी सेम करना है। 15 की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे? 3 इंटू 5 इसकी पावर n, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं कि 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर 5 की पावर तो आ गई, अरे 5 की पावर तो आ गई, लेकिन क्या 2 की पावर है? यहाँ पे 2 की पावर तो है ही नहीं ना, तो 5 और 2 का पेयर तो नहीं बना ना। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयर इज नो पेयर ऑफ 5 इंटू 2, so it will never end with the digit 0, with the digit 0, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आया तो 2 गायब हो गया, तो अब मैंने क्या बोला था शुरुआत में? 5 और 2 एक साथ आना चाहिए, पेयर आना चाहिए, तभी 0 बनती है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री सबको बनाना हम 4th क्लास से सीखते हैं, फैक्टर ट्री बनाना 4th वाले बच्चे भी सीखते हैं, 5th वाले भी सीखते हैं, ठीक है। 8th में फैक्टर ट्री नहीं आता है, लेकिन बहुत आसान है। अब देखो फैक्टर ट्री क्या है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 36 लिख लिया, ठीक है। प्राइम फैक्टर हम कैसे कर रहे थे? ऐसे डिवाइड कर करके कर रहे थे बार बार। इसका फैक्टर ट्री बना लो। वही बात है कि हमको फैक्टर ट्री में क्या करना है, इस नंबर को सबसे किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करो। मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड करा तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 18 टाइम्स जाएगा। फिर इसको फिर से प्राइम नंबर से डिवाइड करो, मैंने फिर से 2 पकड़ लिया, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है और ये 2 से हो भी जाएगा। ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर से 9 को पकड़ लो। अब क्या 9 2 से होगा? 9 तो 2 से नहीं होने वाला, तो 3 से होगा। 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पे फिर 3 से कर लो, 3 1 ये 1 आ गया। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। इसका मतलब अब इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस नंबर के प्राइम फैक्टर हो गए। फैक्टर ट्री बन गया। अब देखो हम यहाँ कर क्या रहे थे, ये हमारा क्या था? ये हमारा डिवाइजर था, ये हमारा डिवाइजर था। ये क्या था? ये डिविडेंड था, ये डिविडेंड था। और ये क्या था हमारा? ये कोशेंट था। क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसमें हमारा रिमाइंडर तो है ही नहीं, ठीक है। अब अगली बारी में ये तो फिर से डिवाइजर था, लेकिन अगली बात के लिए ये हमारा क्या बन गया? अब ये हमारा डिविडेंड बन गया, डिविडेंड। अगले स्टेप में ये हमारा डिविडेंड बन चुका था, है ना। और ये हमारा क्या था? ये हमारा कोशेंट था, ठीक है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि यहाँ पे जो नंबर होता है और यहाँ पे जो नंबर होता है उनका मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फिल कर लेंगे। देखो अब यहाँ से चलना शुरू करते हैं। 13 का 7 में मल्टीप्लाई करके तो ये बना होगा ना, क्योंकि 13 ने इसको डिवाइड किया तब जाके 7 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 91 आ गई, ठीक है। अब देखो z कैसे बना होगा? 3 का 91 में मल्टीप्लाई होकर z बना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 3 और 3 9 27, तो ये 273 आ गया, ठीक है। अब देखो ये नंबर क्या, अगर हमारा सही चल रहा होगा तो ये मल्टीप्लाई करके 819 आना चाहिए। कर लेते हैं। 273 में हमने किया 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 7 21 का 1, कैरी 2, 3 2 6 और 2 819 आ गया। इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके y बना होगा, तो 819 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 9 18 का 8, 1 2 1 2 और 3, 2 8 16, 1638। तो ये कितना आ गया हमारा? 1638 आ गया। अब 1638 में 2 का मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 1638 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 16 का 4, यहाँ से 1, 2 3 6 1 7, 2 6 12 का 2, यहाँ से 1, 2 1 2 और 1 3,
3276 हमारा आंसर आ गया इसका 3276, ठीक है ना। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू पूछी थी, हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पे जो डब्ल्यू की वैल्यू वो आ जाती है। मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया ये क्यों होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन की, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। अब जो हमने अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन करा है उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखना शुरुआत से कैसे करते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला काम है 90 का और 144 का प्राइम फैक्टर लिख लो। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 90 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 45 हुआ। अब 45 तो 2 से होगा नहीं, डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देख लो 3 से हो जाएगा, तो हमने 3 से कर लिया। कितने टाइम्स 15, ये फिर से 3 से हो जाएगा, 3 से किया 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर जो आ गए हमारे, ये हमारे आ गए 90 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, यहाँ लिख लेते हैं 90। चलो आगे लिख लेंगे, यहाँ पे तो हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 144 का भी यहीं पे कर लेते हैं। 144 2 से करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से करोगे 2 तिया 6, 1 2 छक्का 12, 2 से करोगे तो 18, ठीक है। ये आप करके देख लेना, नॉर्मल डिवीजन है, बहुत आसान सा डिवीजन है, कुछ भी नहीं है। 2 से करोगे 9 पे, 3 से करोगे 3 पे और 3 से करोगे 1 पे। अब प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख लो। 90 का जो प्राइम फैक्टर आए वो आए हमारे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद 144 के क्या आए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। ये आ गए हमारे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 आ गए, ठीक है। अब हमको देखो, इन्होंने तो हमसे एचसीएफ एलसीएम दोनों पूछा है। अब देखो शुरुआत करते हैं। एचसीएफ में हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए इनमें देखो कॉमन क्या है, और उस कॉमन वाले में भी जो भी प्राइम नंबर कॉमन है उसमें भी जो सबसे कम पावर है ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो बिल्कुल छोड़ दो। 5 अगर दोनों में होता तो हम उसको कंसिडर करते, उस केस में हम क्या करते, जो भी उसकी सबसे कम पावर होती ना वो हम यहाँ पे लिख लेते, लेकिन 5 तो है ही नहीं तो छोड़ दो। 3 में देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, तो हम क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 2 लिख लेंगे। अब मान लो यहाँ 3 की पावर 5 होती, यहाँ 3 की पावर 2 होती, तो भी हम 3 की पावर 2 ही लिखते। एचसीएफ के केस में, एलसीएम के केस में उल्टा हो जाता है, ज़्यादा वाली पावर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 4 है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 4 नहीं लेंगे एचसीएफ के केस में, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना आ गया, 3 3 9 इंटू 2, इसका मतलब 9 2 18, तो 18 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। आगे लिख लेते हैं ताकि नीचे जगह बची रहे। ये हमारा कितना आ गया बेटा, 18 आ गया, तो 18 हमारा एचसीएफ आ चुका है। अब बात आती है हमारे एलसीएम की। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखो जो भी चीज़ें कॉमन है उनमें से जिसकी पावर ज़्यादा है वो लिख लो। जैसे 2 में देखो 2 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 1 ना लिख करके 2 की पावर 4 लिखेंगे। इनटू यहाँ पे देखो ये तो पावर सेम ही है तो सेम ही लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख लिया 3 की पावर 2। अब जो बचा उसको भी यहाँ इंक्लूड करना है, जो कॉमन नहीं है ना उसको भी इंक्लूड करना है। मान लो यहाँ पे कल को 7 और होता तो यहाँ 5 भी लिखोगे और यहाँ 7 भी लिखोगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी इंक्लूड करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 5 लिख लिया इनटू में, तो ये कितना बन गया। अब देखो जब यहाँ पावर्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं ना तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे था तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आप चाहो तो इसको भी ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नंबर नहीं है, कर लेते हैं। ये हो गया 16 इंटू 9 इंटू 5। अब देखो मैं आपसे कह रहा था कि मल्टीप्लाई को इजी कैसे बनाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम थोड़ा आसान बना सकते हैं, 16 का 5 में कर लो, 16 का 5 में किया तो 80 बन गया इंटू 9। अब देखो ये मल्टीप्लाई करना आसान है, 720 आ गया सीधा सीधा। बोलो अगर हम 16 का 9 में करते, पहली बात तो 16 9 आपको आता नहीं होगा, 144 होता है क्योंकि टेबल तो याद है नहीं आपको, ठीक है। अगर टेबल याद है भी तो भी 144 में फिर 5 का करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। हमने क्या सोचा 16 का 5 में कर लेते हैं, 80 बनेगा। अब 80 का 9 में करना तो बहुत आसान है ना, 16 5 80 और 80 का 9 में करना बहुत आसान है। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाना है, कैलकुलेशन को डिफिकल्ट नहीं बनाना हमें, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिया। और भी क्वेश्चन आएंगे अभी, उसमें भी देखेंगे हम। यहाँ पे थोड़ी सी समरी देखते हैं एचसीएफ एलसीएम की। एचसीएफ में क्या करते हैं, पहले तो हम सबके प्राइम फैक्टर लिखते हैं पावर्स की फॉर्म में, उसके बाद जो भी चीज़ कॉमन है, जो भी प्राइम नंबर कॉमन है उसकी जो सबसे छोटी पावर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबका मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, ठीक है। और जो कॉमन नहीं होता उसको हम लिखते ही नहीं है इन द केस ऑफ एचसीएफ।
और एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम के केस में जो भी कॉमन है उसकी बड़ी पावर को हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो कॉमन नहीं है उसको भी यहाँ इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192। चलो सबके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले, फिर देखेंगे। 144 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे भाई, 2 से 7 पे 2 पे, 2 3 6, 1 2 छक्का 12, 2 से 18, 2 से 9 पे, 3 से 3 पे और 3 से 1 पे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर आ गए 144 के, लिखे एक साथ लेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं। 180 है, 180 के प्राइम फैक्टर देखो, 180 में करेंगे 2 से, 2 नाम 18, 2 से 45 पे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से 15 पे। हम ये थोड़े से कर लेंगे ना तो आपको इतने रट जाएंगे, बार बार यही आते हैं, फिर हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 5 पे और 5 से 1 पे, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब 180 के कर लो, 180 के तो कर लिया, 192 के कर लो, 192 के करोगे तो 2 नाम 18, 1 12, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। सबके प्राइम फैक्टर आ गए। अब चलो लिख लेते हैं। 144 का प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 4, ये देखो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद आया 180 का, तो 180 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब 192 के भी लिख लो, 192 का प्राइम फैक्टर हमारे क्या है, 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब बारी आती है एचसीएफ की, ये पूछा था ना हमसे, एचसीएफ एलसीएम पूछा था। तो अगर हम एचसीएफ निकालें तो हमने क्या बोला था, एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम नंबर्स में पहले देखो कॉमन कौन सा है। क्या 5 कॉमन है, 5 तो यहीं है सिर्फ, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, किन्हीं 2 में भी होता, 1 में ना होता, हमको तो भी छोड़ना पड़ता। यहाँ तो सिर्फ 1 में है तो छोड़ दिया 5 को। अब 5 को कोई बात नहीं करेंगे। 3 देखो, 3 तो कॉमन है लेकिन सबसे कम पावर कहाँ है, क्योंकि एचसीएफ ले रहे हैं तो इसलिए सबसे कम पावर लेनी है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 है तो हमने 3 की पावर 1 ले लिया, कम वाली लेंगे ना। 2 भी कॉमन है, 2 में सबसे कम पावर 2 की पावर 2 है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 2, ठीक है। तो इनका जो एचसीएफ आ गया वो 3 इंटू 4, मतलब कि कितना आ गया बेटा, 12 हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो जो कॉमन है उनमें हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, तो हम क्यों ना 2 की पावर 6 लेंगे, इंटू यहाँ पे 3 की पावर 2 सबसे ज़्यादा है तो हमने 3 की पावर 2 ले लिया, इंटू यहाँ पे अब हमने क्या बोला था, जो कॉमन नहीं है उसको भी इंक्लूड करना है एलसीएम के केस में, तो हमको यहाँ पे 5 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो या मत करो, आपकी मर्जी है। वैसे काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, 2 की पावर 6 आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक है। 2 की पावर 6 64 होता है, ये 9 होता है, ये 5 होता है, मल्टीप्लाई करके लिख लेना जो भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने लिख ही दिया था 12। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 6th क्लास में इस चैप्टर के जो एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन है हम एज इट इज 6th क्लास में करते हैं पहले, ठीक है। अब तो खैर 6th क्लास का सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है, अब इसमें नहीं है वो वाला पार्ट, लेकिन पिछले साल तक 6th क्लास का सारा पार्ट हम करते थे, ठीक है। 6th क्लास वाले बच्चों को ये अच्छे से आता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला होता है, अगर कोई 2 नंबर आपको गिवन है, उनका एलसीएम का और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखो अगर हम ए और बी का एचसीएफ लें, उसको मल्टीप्लाई करें ए और बी के एलसीएम से, तो हमको ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो इसके बराबर ही होगा। वही यहाँ नीचे लिखा हुआ है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो 2 नंबर्स का अगर हमने एचसीएफ लिया, उन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम लिया और उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला, तो ये आपस में बराबर होंगे। एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होगा 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ा सा कैच है। कैच ये है बेटा, आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हो, लेकिन उसने ये बोला कि आप पहले क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, और हेंस का मतलब है एचसीएफ की वजह से एलसीएम निकालो। समझ में आ रही है बात। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, अभी समझ आएगी बात। पहले 96 के प्राइम फैक्टर करो।
96 से प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 चौक 8, 1 2 अट्ठे 16, 2 से 24 पे, 2 से 12 पे, 2 से 6 पे और 2 से 3 पे और 3 से 1 पे, ठीक है। फिर उसके बाद 404 के कर लो, 404 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 पे, 2 से 2 पे 0 2, फिर से 2 से कर लो 101। अब 101 आपको पता होना चाहिए एक प्राइम नंबर होता है, शुरुआत के 1 से 100 तक तो बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए। कोशिश करो 1 से 150 तक के प्राइम नंबर आपको पता हो, वरना तो यही मूड मारते रह जाओगे कि कौन से डिवाइड होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। 101 1 से होगा। अब इनके प्राइम फैक्टर हम लिखते हैं। 96 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आए, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 404 के हमारे पास क्या आ गए, 404 के आगे हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1 है। ये आ गए हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब देखो ये आपसे कहते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना बेटा, एचसीएफ, तो एचसीएफ अब हम निकालेंगे। हमने क्या बोला था, सबसे पहले तो जो चीज़ें कॉमन है सिर्फ उनको लेंगे, है ना। दूसरी बात, उसमें भी जो पावर कम है उसको लेंगे। तो क्या 3 इसमें कॉमन है, नहीं है। क्या 101 कॉमन है, नहीं है। कॉमन क्या है 2 है, और सबसे कम पावर क्या है 2 की पावर 2 है। तो ये इसका क्या आ गया, ये हमारा इसका एचसीएफ आ गया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि मतलब अगर हमारे कोई 2 नंबर्स हैं उनके हम फैक्टर लिखें तो उनमें से कौन सा सबसे बड़ा उनका फैक्टर है जो दोनों का कॉमन है ना, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का एचसीएफ है, मतलब 4 इसका भी फैक्टर है, 4 इसका भी फैक्टर है। इसके फैक्टर और भी हो सकते हैं, 4 से बड़े भी हो सकते हैं इन दोनों के अलग अलग, लेकिन दोनों का एक साथ कोई और फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो 4 से बड़ा भी है और वो इन दोनों का फैक्टर भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम चाहें तो क्या इसका एलसीएम हम यहीं से नहीं निकाल सकते, एलसीएम हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं आराम से। देख लो कैसे, जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी पावर लिख लो, जो नहीं है उनको इंक्लूड कर लो, आराम से निकाल सकते थे हम यहाँ पे, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। निकाल के देखो कितना आएगा, ये आएगा 32 इंटू 3 इंटू 101। अब ये कितना आया, 3 दूनी 6 3 3 9 इंटू 101 मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 96 और 96 हमारा इसका एलसीएम आ गया। लेकिन उन्होंने बोला था हेंस फाइंड द एलसीएम, मतलब आपसे वो वाला फॉर्मूला यूज करवाना चाह रहे हैं, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू प्रोडक्ट, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो वाला फॉर्मूला। तो आप गलती से एग्जाम में ये करके मत आ जाना, नंबर नहीं मिलने वाले इस पे। साफ साफ लिखा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो हेंस फाइंड देयर एलसीएम हमको क्या करना है, हमको पता है एचसीएफ, हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जिन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वही हमारा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट उन्हीं का। तो देखो एचसीएफ हमारे पास था, यहाँ पे एचसीएफ हमने 4 निकाला था, एलसीएम हमको फाइंड करना था, और 2 नंबर्स हमारे पास क्या थे, एक 96 था और एक हमारे पास 404 था, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ से हम कितना निकालेंगे, इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन 4, ठीक है। 4 से कट गया यहाँ पे, ये 101 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आया तो आंसर अभी भी वही हमारा जो हमारा उधर आया था 96, ठीक है। 96 हमारा आंसर अभी भी आया। अब मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स 96 एंड 404 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप ये डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बोला ही नहीं आपसे। ये हम लाइन बना देते हैं यहाँ पे, उन्होंने तो ये बोला कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से तो एचसीएफ निकाल दो। उसके बाद जब एचसीएफ आपके पास आ चुका है और 2 नंबर आपके पास आ चुके हैं तो उन्हीं की हेल्प से आप हमको एलसीएम निकाल के दिखाओ। मतलब आपको बोलना था कि जी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो वाला हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, आंसर हमारा तब भी सेम आएगा। समझ में आ गई बात, चलिए आगे चलते हैं। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180। 2 नंबर हैं जो 2:3 में हैं और उनका जो LCM है वो हमारा 180 आया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो रेशो होता क्या है, रेशो का मतलब होता है कि 2 नंबर्स में से जो भी उनका कॉमन पार्ट है वो हटा दो तो हमारा वो रेशो बन जाता है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 18/26, क्या हम इसको रेशो बोलेंगे? बोल तो सकते हैं, लेकिन ये फाइनल रेशो नहीं है हमारा, इसको रिड्यूस करो जितना कर सकते हो।
ठीक है। रिड्यूस हम करेंगे तो 2 से 9 पे होगा, 2 से 13 पे होगा, तो कितना आ गया 9/13। क्या अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो? हम इसको अब तो रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये हम लिख देंगे जी 9 × 13 है, लेकिन ये हमारे ओरिजिनल नंबर नहीं है। 18 और 26 का रेशो ये है ना। रेशो का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक है ए, एक है बी। ए के और बी के जो मार्क्स आए हैं वो 2:3 के रेशो में मार्क्स आए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए के 2 नंबर आए हैं और बी के 3 नंबर आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ए के आए हैं फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स, ठीक है, तो बी के कितने आए होंगे? 2 को हम 80 से पहुंचे कितने से मल्टीप्लाई करके? 40 से, तो 3 को भी 40 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी के कितने मार्क्स आए होंगे? 120 मार्क्स आए होंगे, ठीक है। अगर मान लो हम ये बोल देते कि कोई 2 बच्चे हैं, सी है और डी है, सी और डी के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं हमारे मान लो 5:6 के रेशो में मार्क्स आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी के 5 मार्क्स आए हैं, डी के 6 मार्क्स, नहीं, ऐसा नहीं है, उनका रेशो ये है। अब मान लो अगर 5 के मार्क्स आए होते फॉर एग्जांपल 40, ठीक है, तो 5 से यहाँ हम कितने से मल्टीप्लाई करके पहुंचे हैं? 8 से, तो 6 से भी हमको 8 से ही मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पहुंचेंगे, तो इसके 48 मार्क्स आए होंगे। रेशो का मतलब ये होता है। इसका मतलब इनमें कोई पार्ट ऐसा होता है जो हमने उसको काट दिया है, जो कॉमन पार्ट था हमने उसको हटा दिया है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे देखो 2:3 है, 2 नंबर्स हैं, 2:3 के नंबर रेशो में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है, उनका रेशो ये है। तो हमने मान लिया कि इनमें भी कॉमन पार्ट हो सकता, हम x मान लेते हैं कि इनमें से कॉमन पार्ट जो हमने हटाया था रिड्यूस करके, हमने उसको x मान लिया। तो अगर हम देखते तो वास्तव में ये नंबर क्या होते? एक नंबर 2x होता और दूसरा नंबर 3x होता। अब हमने कॉमन पार्ट जो हम हटा रहे थे उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब तो ये एक्चुअल नंबर बन गए ना, ठीक है। तो इसका जो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये 2 × x है और इसका जो प्रोडक्ट है वो 3 × x है। अब आप मुझे बताओ, 2 और 3 तो प्राइम नंबर है ना, ये नंबर जो यहाँ से हटाया है ये इसमें मल्टीप्लाई हो रखा है। तो अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो हमने क्या बोला था? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे? पहली बात तो जो कॉमन है उसको तो जो हाईएस्ट पावर है वो लिख लो। देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है ना, तो अब हम क्या लिख लेंगे? इसको सिर्फ x एक ही बार लिख लेंगे। x की पावर यहाँ भी 1 है, x की पावर यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब 2 तो कॉमन नहीं है तो 2 को इंक्लूड करो, 3 कॉमन नहीं है तो 3 को इंक्लूड करो। तो हमारे अकॉर्डिंग जो एलसीएम आया वो तो 6x आया, लेकिन उन्होंने बोला देयर एलसीएम इज 180। उनका एलसीएम कितना है? 180 है। अच्छा, एलसीएम 180 है तो एक काम करो, इसको हम छोटा कर सकते हैं, हाँ छोटा करके हम पीछे लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब ये 6x जो है हमारा, हमारे हिसाब से तो एलसीएम 6x आया है, लेकिन उन्होंने एलसीएम कितना दे रखा है हमको? 180 दे रखा है। इसका मतलब जो 6x है वो तो 180 के इक्वल है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 180/6, 6 से कट गया तो ये कितना आ गया? 30 आ गया x की वैल्यू 30 आ गई। उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या था? What is the SCF these numbers? इन दोनों नंबर्स का हमसे SCF पूछा था, ठीक है। पहली बात तो अगर हम नंबर निकालने की बात करते तो हमारे जो नंबर आ जाते हैं वो बेटा यहाँ से देखो, x की वैल्यू तो 30 आ गई, तो एक तो 2 × 30 = 60 आ जाता, ठीक है। और दूसरी बात 3 × 30 = कितना आ जाता? ये 90 आ जाता। हमारे पास ये 2 नंबर थे, इसका मतलब है ना, क्योंकि हमने ये वैल्यू पुट यहाँ पे कर दी, 2x था और ये 3x था। अब उसने हमसे पूछा कि आप है ना इनका SCF बता दो। आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ LCM निकाला, अगर मैं यहीं पे इनका अगर मैं SCF भी निकालता यहाँ पे SCF, है ना, तो SCF आप बोलते हैं कि SCF तो जो कॉमन पार्ट होता है ना वही उनका SCF होता है। आप इनमें देखो क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन नहीं है क्या? सिर्फ x ही तो कॉमन है। SCF तो हमारा x है इनका, तो हमारा SCF कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आई है? 30। ये लो हमारा SCF भी आ गया। समझ में आई बात? इस चीज़ को एक बार फिर से समझेंगे हम। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो इसी क्वेश्चन को पहले समझते हैं दोबारा। मैं आपसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम देखो रेशो क्या होता है। रेशो का मतलब होता है कि उनमें से जो कॉमन पार्ट था वो हम हटा चुके हैं। हमने मान लिया कि वो जो कॉमन पार्ट हमने हटाया था वो x है, तो मतलब x का मल्टीप्लाई इसमें भी था और x का मल्टीप्लाई इसमें भी था। हमने यहाँ पे लिख लिया 2x लिख लिया इसको, क्योंकि 2 में x का मल्टीप्लाई हो गया, इसको 3x लिख लिया। तो ये 2 × x और ये 3 × x, मतलब बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। पावर अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा लिखते, लेकिन पावर सेम है तो हमने सिर्फ x लिख लिया।
उसके बाद जो कॉमन नहीं है हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। 2 यहाँ पे लिख लिया, 2 तो यहाँ कहीं नहीं था, लिख लिया। 3 यहाँ कहीं नहीं है तो हमने 3 लिख लिया। हमारे हिसाब से एलसीएम 6x आ गया, लेकिन उन्होंने एलसीएम बोला है हमको 180, तो हमने लिख लिया 6x इक्वल टू 180। अब x इक्वल टू कितना आ गया 180/6, तो x की वैल्यू 30 आ गई। अगर हमसे नंबर्स पूछता तो हम यहाँ से ऐसे नंबर्स निकाल देते कि नंबर एक तो 2x है मतलब 2 × 30 है क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, दूसरा नंबर 3x है मतलब 3 × 30 है क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है। उसने हमसे नंबर पूछा ही नहीं है, उसने पूछा हमसे एचसीएफ। जैसे हमने यहाँ एलसीएम निकाला ऐसे ही हम एचसीएफ भी तो निकाल सकते हैं। कैसे? एचसीएफ क्या होता था, इनमें से कॉमन पार्ट उसकी भी सबसे कम पावर। यहाँ पे तो कॉमन सिर्फ x है और पावर सेम है, तो हम उसको यहाँ सीधा सीधा x ही लिख लेंगे। ठीक है, x हमारा एचसीएफ है और एचसीएफ हमारा x है, उसी की वैल्यू तो 30 है, ये रही यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, इसका 30 आंसर आ गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है जो इनको डिवाइड करता है, मतलब कहीं ना कहीं एचसीएफ की बात हो रही है। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72, जो 85 को भी डिवाइड करे और 72 को डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर क्या बचनी है, 1 और 2 बचना चाहिए। अब अगर मैं ये मान लूँ आपसे कि वो नंबर x है, इसका मतलब ये कह रहे हैं भाई कि x अगर 85 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, x अगर 85 को डिवाइड करेगा तो ये कह रहे हैं रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, है ना। और अगर x डिवाइड करेगा 72 को तो ये कह रहे हैं हमसे कि रिमाइंडर जो बचेगा हमारा 2 बचेगा। तो अगर मैं इस 1 को इसमें से माइनस कर लूँ, ये जो रिमाइंडर बचा है इस 1 को 85 में से माइनस कर लूँ, तो उसका मतलब तो x जो है वो इसका एक फैक्टर बन जाएगा। फिर तो 1 को यहाँ से माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमारा 84 आएगा। तो 84 का जो एक फैक्टर होगा वो तो x होगा, क्योंकि फिर तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना, रिमाइंडर को हटा दिया। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो एक नंबर लिखा था 17, ठीक है, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 17 को 4 से डिवाइड किया, 4 4s are 16, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 1 बच गया। अब आप ये देखो कि अगर मैं इस रिमाइंडर को इस 17 से माइनस कर देता, 17 से माइनस कर देता तो कितना आता, सीधा 16 आता। अब देखो 4 4s are तो 16 था ही ना, तो इसका मतलब 4 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता फिर तो, है ना। तो 4 इसका क्या बन जाता, एक फैक्टर बन जाता 4 उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही देख लिया कि x जो है फैक्टर होगा किसका, 84 का फैक्टर होगा। और यहाँ से 72 में से 2 माइनस कर देते हैं तो x जो है वो 70 का भी फैक्टर होगा, x जो है वो 84 का होगा। और 72 के केस में 2 रिमाइंडर छोड़ रहा था तो 70 का भी होगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है HCF ऑफ 85 - 1, 72 - 2। ठीक है, ऐसे वाले केस में मैंने आपको समझा दिया क्यों होता है। अब डायरेक्ट देख लो कि जब भी रिमाइंडर हमारे लीव होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस रिमाइंडर को पहले ही नंबर्स में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या निकालना है अब, HCF ऑफ 84, 70, इन दोनों का हमको HCF निकालना है। क्या HCF निकालने में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहला 84 का हमने प्राइम फैक्टर करें, 2 से करो कितने पे जाएगा, 2 चौका 2 दूनी 4, फिर से 2 से करो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से 3 से करो 7 पे, फिर 7 से करो 1 पे। तो हमारे 84 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए भाई, 84 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 × 3 × 7। उसके बाद आता है 70, 70 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे कर लो, ये लो 70, 2 से 2 3s are 6, 2 5s are कितने से होगा, 5 से होगा, 5 7s are 7 से होगा, 1 टाइम होगा। तो इसके आ गए 2 × 5 × 7, 70 के हमारे आ गए 2 × 5 × 7। ठीक है, हमको क्या लेना है, HCF लेना है। तो HCF में हम क्या करते हैं भाई, HCF में पहले तो देखो जो कॉमन है 2 कॉमन है, 2 की सबसे कम पावर क्या है, 2 की पावर 1 है तो 2 लिख लिया, इंटू क्या 5 और 3 में से कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो छोड़ दो, HCF के केस में कंसीडर नहीं करेंगे। 7 है हमारा, हाँ जी 7 तो आएगा, पावर 1 यहाँ पे, पावर यहाँ पे, तो 7 2s are 14। तो हमारा जो HCF आ गया वो 14 आ गया। ठीक है, अब आप देखो ये कहते थे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 रिमेनिंग रिमाइंडर्स 1 and 2। 14 से 85 को रिमाइंडर करोगे तो बताओ 14 5 70, 14 6 84 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब सही है हमारा।
14 से 72 को करोगे, 14 5 जार 70 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है ना, उसको पहले ही उन नंबर्स में से माइनस कर लेते हैं। 85 में से रिमाइंडर क्या बच रहा था, 1 बच रहा था, तो 85 में से 1 माइनस कर लिया, और इसमें 72 में से 2 रिमाइंडर बच रहा था, तो 72 में से 2 पहले ही हमने माइनस कर लिया। ठीक है, चलिए। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास एक्स। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। एक सेक्शन है ए, इसमें हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं, सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, और इस सेक्शन में कितने हैं, बी सेक्शन में 36 बच्चे हैं। अब ये कहते हैं डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि बुक्स का जो नंबर है वो इतना आना चाहिए कि हर एक बच्चे पे इक्वल बुक्स आ सकें। अब आप किसी बुक को बीच में से फाड़ोगे तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं करोगे ले भाई 1.5 बुक तू ले ले, है ना, या 2.5 बुक तू ले ले, या तो 1 दोगे, या 2 दोगे, या 3 दोगे। ठीक है, तो अगर मान लो, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्रॉपर मेथड से करेंगे। अगर मान लो मैं ये कहता अभी लाइब्रेरी में हमने मान लिया कि ना देखो इसमें इक्वल आने चाहिए, तो सर हम इन बच्चों को ना 2 बुक दे देते हैं, तो इसका मतलब हम 64 बुक ले लेंगे, तो इन बच्चों को 2 मिल जाएंगी। ये तो मिल जाएंगे इनको 2, लेकिन ये देखना 36 वालों को 2 मिल पाएंगी क्या, 36 से डबल करते तो 72 आता, इनको तो 2 बुक्स नहीं मिल सकती ना इस केस में। ठीक है, तो ये तो पूरा पढ़ ही नहीं रहा ना इनके लिए, कुछ बच्चों को तो मिल जाएंगी 2 बुक्स, कुछ बच्चे बेचारे रह जाएंगे। ठीक है, तो हम 64 तो नहीं ले सकते। आप बोलो सर ठीक है हम 72 ले लेते हैं, ये लो आपने 72 लिया, तो इनको तो बेटा 2 बुक्स मिल गई। अब ये देखना 32 से 64 पे 2 मिल गई, 64 से आगे जो बुक बची हमारी 6 और 2 8 बुक बची। ये तो लड़ मरेंगे आपस में कि 8 बुक कौन से 8 बच्चे बुक लेंगे एक्स्ट्रा, है ना। हमारा कंडीशन क्या थी कि सबको इक्वल बुक्स मिलनी चाहिए। इसका मतलब बुक का जो नंबर होना चाहिए वो हमारा ऐसा होना चाहिए जो 32 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो और 36 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, है ना। और ऐसा नंबर जो 2 नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एलसीएम। समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्यों एलसीएम निकालना है ये समझ आया, इसलिए निकालना है एलसीएम कि सर अगर हम ये 32 है, 32 बच्चों को एक बुक दे अगर, तो 32 बुक होती है हमारे पास, लेकिन 4 बच्चे यहाँ रह जाते, 32 को तो मिल जाती लेकिन 4 बच्चे यहाँ रह जाते, है ना। अब आप अगर 36 ले लेते तो इन सबको तो एक बुक मिल जाती, यहाँ पे सबको एक बुक मिल जाती, लेकिन 4 बुक एक्स्ट्रा बच जाती। अब उन 4 बुक के लिए तो लड़ाई हो जाती इनमें सब में आपस में कि मैं लूंगा, है ना। इसलिए कंडीशन रखी थी कि सबको इक्वल बुक्स मिलनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास बुक का नंबर इतना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए जो 32 भी उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके और 36 भी कंप्लीटली डिवाइड कर सके, है ना। तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इन दोनों का। अब एलसीएम निकालना बेटा आपको बहुत अच्छे से आता है। 32 के आप प्राइम फैक्टर करोगे 2 से 16, 2 से 8 पे, 2 से 4 पे, 2 से 2 पे, 2 से 1 पे, तो 32 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 5। 36 के भी लिख लो यहाँ पे, ये लो 2 से 18 पे, 2 से 9 पे, 3 से 3 पे और 3 से 1 पे। ठीक है, तो 32 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 5, और 36 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अगर हमको एचसीएफ निकालना होता तो हम सिर्फ 2 की पावर 2 लिख देते, एलसीएम हो जाता, क्योंकि 3 तो कॉमन ही नहीं था और 2 की पावर 5 ज़्यादा था, 2 की पावर 2 कम था, तो हम वो लिख लेते। लेकिन अब तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम में सबसे तो ज़्यादा पावर लिखो 2 की पावर 5 इंटू जो कॉमन नहीं है वो भी लिखो 3 की पावर 2। ये कितना आएगा, 2 की पावर कितना होता है 5, 32 इंटू 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 27 28, 288 बुक्स हमारे पास होनी ही चाहिए। समझ में आ गई बात, क्योंकि 288 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिसको 32 भी डिवाइड करेगा और 36 भी डिवाइड करेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स फ्रेंच, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, यहां पे लिख लो टीचिंग, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर, जो हमारे फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच वो कितने टीचर हैं, 48 हैं। हिंदी जो पढ़ाते हैं वो कितने हैं, एक वर्कशॉप चल रही है जहाँ टीचर्स बैठे हुए हैं, 80 हैं। और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो कितने हैं, इंग्लिश वाले यहाँ पे हैं 144। मैथ वाले और साइंस वालों की कोई इज्जत ही नहीं है, वो है ही नहीं यहाँ पे, उनके लिए वर्कशॉप ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए
ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सेलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ये आपसे कहते हैं कि हम उनको होटल में रुकवाना है बच्चों को, ठीक है। अब उनको ऐसे रुकवाना है कि एक रूम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए, ठीक है, और हर एक रूम में इक्वल टीचर होने चाहिए, ठीक है। अब मान लो वैसे ही पहले वाले की तरह अगर हम देखें, हम बोलते हैं सर हम तो एक ही रूम में सारे के सारों को घुसेड़ देते हैं। ये इंग्लिश वाले ना 144 के 144 घुसेड़ देते हैं, फिर वो तो पार्शलिटी हो गई ना। ये तो फ्रेंच मैंने क्या बोला था, एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। चलो आपने एक रूम में 144 रखा, तो ये बाकी जो दो बच गए, ये तो 48 है, ये 80 है। ये कहेंगे ये तो बड़े मजे ले रहे हैं, हमको 144 घुसेड़ दिया यहाँ पे इतना, है ना। नहीं कर सकते। आप बोलो सर एक काम करो, सबसे कम वाले लिख लो, एक रूम में 48 रखते हैं। तो अगर आपने एक रूम में 48 रखा, तो दूसरे रूम में आप जाओगे, जब हिंदी वालों को रखोगे तो 48 तो इसको पूरा डिवाइड ही नहीं कर रहा ना, है ना। अगर 48 का ये होता, अगर यहाँ पे देखो 80 है, 48 इसमें से आपने निकाल दिया, एक रूम में रख दिया, तो दूसरे रूम के लिए कितने बच गए, सिर्फ और सिर्फ आपके 32 बच गए। वो कहेंगे जी एक रूम में 48, एक में 32, ऐसे कैसे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं इसके लिए जो हमको, अब देखो हम ये करते हैं कि एक रूम में मैक्सिमम जितने टीचर्स रखेंगे उसके लिए, है ना। तो जब भी हमको ऐसा हाईएस्ट नंबर निकालना होता है तो एचसीएफ की बात हो रही होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तीनों का। पहले इनका प्राइम फैक्टर कर लो तीनों का आप। 48 का प्राइम फैक्टर क्या आपने, तो 2 से 24 पे, 2 से 12 पे, 2 से 6 पे, 2 से 3 पे और 3 से 1 पे। तो कितना आ गया ये जितना भी आया, चलो आगे लिख लेंगे इसको। उसके बाद 80 का प्राइम फैक्टर कर लो। 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। उसके बाद किसका बचा, 144 का यहाँ कर लेते हैं। 144 का प्राइम फैक्टर 2 से 72, 2 से 3 2 3 1 2 चौका 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है। तो अब देखो 48 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 80 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, 80 के प्राइम फैक्टर आए 2 की पावर 4 इंटू 5, और 144 के हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं 2 की पावर 4 1 2 3 4 इंटू 3 की पावर 2। हमको क्या निकालना है, अगर हम एचसीएफ निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे इतने नंबर ऑफ टीचर्स हो जाएंगे जो कि एक रूम में हम रख सकते हैं, है ना। और हर एक को उतने रूम दे देंगे उनसे डिवाइड करके नंबर से। चलो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमारा आएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 4। देख लो सारे में कॉमन है। अब ये तो कॉमन, तो यहाँ पे 3 भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 एक बार है और 3 दो बार है, तो हम क्या लिख लेंगे, 3 एक बार लिख लेंगे, ठीक है। 3 हमने लिख लिया एक बार, 2 की पावर 4 इंटू ये आ गया। तो हमारा ये कितना आ गया, 48 हमारा, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, 48 तो नहीं आएगा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ गड़बड़ करी है। एक सेकंड रुको, चेक करते हैं। 2 से 24 पे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ये तो ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। फिर 2 4 2 8, 5 आया। हाँ देखो यहाँ पे देखो जो 3 है, हमने 3 तो यहाँ हम ले ही नहीं सकते ना, हमसे ये गड़बड़ हुई है यहाँ पे। आप ये देखो, ये तो हम एचसीएफ निकाल रहे थे, इसमें कन्फ्यूजन हो गई, ये पास लिख दिया। देखो हमको निकालना था एचसीएफ, तो हमने ये देखा कि हमारा कॉमन क्या है, 3 यहाँ पे है, लेकिन क्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 3 नहीं है। इसका मतलब हम 3 तो नहीं ले सकते, 5 तो सिर्फ यहाँ पे है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो हम 5 भी नहीं ले सकते। हाँ 2 ले सकते हैं, 2 की पावर सब जगह सेम है, तो 2 की पावर 4 लिख लो। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब हर एक रूम में हम 16 टीचर्स रख सकते हैं, 16 टीचर्स रख सकते हैं। अच्छा, अब हर एक रूम में अगर 16 रखने हैं तो फ्रेंच वाले कितने टीचर्स थे, फ्रेंच वाले टीचर हैं 48। अब 48 को हर एक रूम में 16 आ रहे हैं, तो कितने रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए। फ्रेंच वालों को कितने चाहिए, 48/16, मतलब 3 रूम तो फ्रेंच वालों को चाहिए। हिंदी वालों को कितने चाहिए, हिंदी वाले टीचर्स हैं हमारे 80, तो 80 एक रूम में कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, तो 5 रूम तो इनको चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश वाले कितने हैं, इंग्लिश वाले जो टीचर हैं, इंग्लिश के सबसे ज़्यादा हैं, इंग्लिश के 144, हर एक रूम में कितने आते हैं, 16 आते हैं, तो इनको कितने चाहिए, 9 टीचर्स चाहिए, 9 रूम चाहिए, ठीक है। तो टोटल रूम हमें कितने चाहिए, टोटल रूम जो चाहिए वो चाहिए हमको 5 और 3 8, 8 और 9 17, टोटल हमको 17 रूम चाहिए,
समझ में आई बात हमको इतनी, ठीक है। क्योंकि कंडीशन ये थी कि हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, और हर एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए, नहीं तो आपस में लड़ मरेंगे वो, है ना। तो इसलिए हमने क्या निकाला, इनका SCF निकाल लिया। SCF से हमको ये पता चल गया कि हम मिनिमम एक रूम में कितने टीचर रख सकते हैं। एक रूम में हम 16 टीचर रख सकते थे। तो एक रूम में 16, तो फ्रेंच वालों के लिए 3 रूम चाहिए क्योंकि 48 टीचर्स हैं, हिंदी वालों के लिए 5 रूम चाहिए और इंग्लिश वालों के लिए 9 रूम चाहिए। टोटल रूम्स हमसे पूछा था, तो आंसर हमारा 17 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इनटू SCF, ठीक है। तो ये हमसे बोल रहे हैं कि ऐसे, अच्छा एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है अभी हमारी, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने इतना देख लिया है कि SCF LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से देख लिया है, 1-2 क्वेश्चन हमने वो रिमाइंडर वाले भी देखे थे। अगली वीडियो में आपके ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में ये SCF LCM का रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, ये सारा पार्ट खत्म कर लेंगे। फिर उससे अगली वीडियो में जो हमारे प्रूव करने वाले होते हैं कि प्रूव दैट √3 रैशनल नंबर, जो हमने पहली क्लास में सीखा था ना, उसको वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आने वाली मैक्सिमम 3 क्लासेस में ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डाल देंगे, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाल देंगे कुछ, ठीक है। आप चाहो तो प्रैक्टिस की बहुत सारी बुक हैं, RD शर्मा ले लो, कोई भी बुक ले लो। RD शर्मा में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे रखी हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी अच्छे दे रखे हैं, NCERT की भी अच्छे उठा के सारे डेल रखे हैं। यहाँ से भी मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन लिए हैं मोस्टली उससे लिए हैं, प्रीवियस ईयर लिए हैं कुछ, और कुछ हमने लिए हैं यहाँ पे RD शर्मा से, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बची हुई है। फिर उससे अगली वीडियो में हम प्रूव वाले क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, ये चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि हम कंप्लीट करेंगे, अब शुरू किया है तो हम रुकने वाले नहीं है, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम वीडियो यहाँ पे लाएंगे। हम ये पूरा जो अपना बैच चला रहे हैं ना यहाँ पे, ये सीरीज, ये उतनी ही शिद्दत से चला रहे हैं जितनी शिद्दत से मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पेड है या नहीं है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको पूरी मेहनत से देखो, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। थैंक यू।